ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनाव जो है वो ख़तरनाक हद से भी ज़्यादा बढ़ चुका है और इस तमाम सूरत हाल की ज़िम्मेदारी यकीनन हिंदुस्तान पर है। इस वक्त मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप से कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ इस मामले के हवाले से। वो ये कि जहाँ तक आर्टिकल 370 और 35A का ताल्लुक़ है, उसके हवाले से जो पाकिस्तान ने किया, इसको रखा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में और पूरी दुनिया को इसके हवाले से बावर कराया, ये अपनी जगह पर ठीक है। दूसरा मामला कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है, उसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान जो कुछ कर रही है वो भी ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मेरी नज़र में जो एक ख़ास पॉइंट है जिस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो ये है कि अभी चंद दिन पहले हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिनका ताल्लुक़ लखनऊ यूपी से है, उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक बात कही है। वो ये कि नो फर्स्ट यूज़ का जो मामला है न्यूक्लियर पावर के हवाले से या न्यूक्लियर स्ट्राइक के हवाले से, इंडिया इस पर कायम रहा है और है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनका कहना यह था कि ये मामला भविष्य की स्थितियों पर नियंत्रण करेगा, यानी कि जो मुस्तकबिल में जो हालात होंगे उस पर डिपेंड करेगा, उस पर मुनहसर होगा। यह कहकर इन्होंने मेरे ख़्याल में सिर्फ खित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक खौफ और हिरास की कैफियत पैदा करने की कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि दुनिया अभी जो एक्सीडेंटल डिज़ास्टर हुई थी शर्नोबिल यूक्रेन में 1986 में, उस वक्त के सोवियत यूनियन में, लोग उसको नहीं भूलें, दुनिया उसको नहीं भूली है, क्योंकि उसके भी असरात हज़ारों मील दूर तक महसूस किए गए थे। और इस मौके पर मैं सलाम पेश करता हूँ उस वक्त की रेड आर्मी को कि जिसने अपनी जानों पर खेलकर उस न्यूक्लियर डेब्री या रैकेज को रिमूव किया, डिफ्यूज़ किया, बहुत आजिज़ी के साथ ये कहते हुए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से, वो ये कि सर, वी आर सोल्जर्स, वी आर नॉट रोबोट्स। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है वो ये है कि 1998 से पहले दुनिया में, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया में ख़ासी जगह पर हिंदुस्तान दो हवालों से बहुत मशहूर था। एक तो ये कि ये वन ऑफ द फाउंडर्स था नॉन अलाइंड मूवमेंट का। जब कोल्ड वॉर, उस वक्त के दो सुपर पावर्स के दरमियान और उनके जो कैंप में लोग थे उनके दरमियान, यानी सोवियत यूनियन और यूएसए के दरमियान अपने पीक पर थी, हिंदुस्तान फाउंडर मेंबर था नॉन अलाइंड मूवमेंट का। दूसरी बात, दुनिया में गांधी जी को नॉन वायलेंस के हवाले से बहुत जाना और पहचाना जाता है। उन्होंने अपने इस इमेज को, हिंदुस्तान ने अपने इस इमेज को बहुत बड़ा धचका लगाया, ख़ासतौर पे 98 में पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया। लेकिन एक चालाकी से उन्होंने इस चीज़ को अपना एक नैरेटिव बनाया और उसको मेरे ख्याल में किसी हद तक कामयाबी से सेल भी किया। वो ये था कि हिंदुस्तान हमेशा हमेशा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पर रहेगा, कभी इसको तब्दील नहीं करेगा। लेकिन अगस्त 2019 में वो उन्होंने ये चीज़ भी ख़त्म कर दी कि जिस तरह इन्होंने
आर्टिकल 370 था जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, उसको ख़त्म किया। उस तरह इन्होंने ये बात भी अपने न्यूक्लियर पॉलिसी के हवाले से दुनिया को बता दी कि वो जब चाहे बेदरेग न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़ और किसी और के ख़िलाफ़। यकीनन दुनिया में इस पर बड़ी तशवीश है। वो तशवीश इस हवाले से है कि जब 2003 में अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक़ पर अटैक किया था, उसको इन्वेड किया था, तो रीज़न उसने ये बताया था कि इस मुल्क के पास, सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि ऐसा नहीं था। इस वक्त जो हिंदुस्तान है उसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसकी जो स्टॉक पाइलिंग है न्यूक्लियर आर्म्स की, उसके साथ उसको पूरी दुनिया, ख़ास तौर पर P5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल को, इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। वो ये चीज़ भी जानते हैं कि इस वक्त का जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, वो किसी तरह से भी जो आज से 5 साल 6 साल पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, या उससे पहले बीजेपी के वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, या उससे पहले की जो गवर्नमेंट्स रही हैं और आती रही हैं जाती रही हैं, वो हिंदुस्तान नहीं है। ये आज का हिंदुस्तान जो है वो इंतहाई गैर जिम्मेदार है। और ये गैर जिम्मेदारी की सबसे बड़ी दलील उनके डिफेंस मिनिस्टर, जो अभी कुछ दिनों पहले तक इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी है उसके सदर भी थे, उन्होंने कह डाली है। इस वक्त का हिंदुस्तान ये वो हिंदुस्तान है कि जो जहाँ पर बीजेपी, आरएसएस और विष्णु हिंदू परिषद के लोग खुलेआम टीवी चैनल्स पर आकर हिंदुस्तान के फाउंडर गांधी जी को डेमोनाइज करते हैं और उसके कातिल नथुराम गोडसे को लायनाइज करते हैं। ये है वो इंडिया। दुनिया को ये बात हमें बावर करानी होगी, बड़े एक मजबूत स्ट्रेटजी के ज़रिए, कि जिसमें बताना होगा कि ये जो राजनाथ सिंह ने जो बात कही है वो ऑफ द कफ नहीं है। ये एक वेल प्लान्ड लॉन्ग टर्म संघ परिवार की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो कह चुके हैं कि उनका एम क्या है, और जहाँ तक ये बात उन्होंने कही है न्यूक्लियर आर्म्स के हवाले से, न्यूक्लियर पावर के हवाले से और उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हवाले से, इस पे मेरे ख्याल में पूरी दुनिया यकीनन परेशान होगी। और पाकिस्तान को चाहिए कि ये वो मौका है, मैं ये बात दोबारा कहना चाहूँगा कि हमको जहाँ तक मामला 370 का है, 35A का है, तो मेरा ख्याल है ये मामला ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा हिंदुस्तान में, अपोजिशन के हवाले से भी, उनकी सिविल सोसाइटी के हवाले से भी, और जो लोग बाज़मीर लोग हैं उनकी सोच के हवाले से भी। पाकिस्तान ज़रूर इस पर अपना पेशरफ्त जारी रखे, लेकिन हमारी जो पॉलिसी मेकिंग का जो फोकल पॉइंट हो वो ये राजनाथ सिंह का और इंडिया का जो न्यूक्लियर जो नैरेटिव चेंज हुआ है, ये हमारा फोकल पॉइंट होना चाहिए। और हम इसको एग्रेसिव, जैसे कहते हैं डिप्लोमेसी के ज़रिए, इसको अपने नैरेटिव को यहाँ पर सेल करने की कोशिश करें। आखिर में एक बात मैं और कहना चाहूँगा, वो ये कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये गाए बगाए नरेंद्र मोदी की और एडोल्फ हिटलर के दरमियान कोई कंपैरिजन, कोई बाइनरी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक आध बार कह दिया काफ़ी है। उसकी 2-4 वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कुछ जर्मनी के साथ हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है। जर्मनी के ऊपर जो उस वक्त
बिल्कुल कहूँगा कि जो जुल्म हुआ वो हमारे सामने है। वो उस वक्त के हालात ने किस तरह राइस जी अल्ट्रा राइट को, जो हमारे सामने दुनिया के सामने 1930s की शक्ल में आई है, और यहाँ मैं बिल्कुल हिटलर को डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का मामला तो बिल्कुल डिफरेंट है, बीजेपी का मामला तो बिल्कुल अलग है, आरएसएस की जो अपनी माइंडसेट है वो बिल्कुल, उसकी नौयत बिल्कुल अलग तरह की है। हिटलर ने जो प्रोसिक्यूट किया ख़ास तौर पर माइनॉरिटी को, ज्यूस को, और जो कैंप्स बनाए उनको एनिहिलेट करने के लिए, ठीक है ये तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन हमें ये चीज़ भी तो देखनी होगी कि इस वक्त उन मजालिम के नतीजे में जो हिटलर ने किए उस वक्त की ज्यूश कम्युनिटी पर, जो यूरोप की थी, वेस्टर्न यूरोप की, जर्मनी की, उसके नतीजे में ज्यूज़ ने अपने लिए एक ज़बरदस्ती की इलीगल एक स्टेट क्रिएट कर ली और करवा ली पैलेस्टाइन के अंदर, जिसको मदीनतुल इज़राइल कहते हैं। और हाँ, कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि आज की जो ज्यूइश लीडरशिप है इज़राइल की, बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्तों में से। एक बात, दूसरी बात ये है कि जब हिटलर पावर में आया है तो पावर में आने से पहले क्या उसके जराइम उस तरह के थे कि जिस तरह नरेंद्र मोदी के 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले के? वो तो उसने तो प्रिसाइड ओवर किया था एक जेनोसाइड को मुसलमानों की, जब वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात में। हिटलर ने ऐसा नहीं किया था। तो मेरे ख्याल में ये अप्रोच फ्लॉड अप्रोच है। ये जो संघ परिवार है ना, कि ये हिंदुस्तान के अमन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि खत्ते पूरे दुनिया के लिए ये बहुत सारे मसाइल खड़े कर रहा है और खड़े करेगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस मेरे वीडियो को मेरी बेटी, इसका नाम ज़ैनब सरफराज अहमद है, उसने तैयार किया है। माय नेम इज़ सरफराज अहमद, मिनिया ज़बू सरफराज अहमद या रबी तवे गज़दा अना सरफराज अहमद नायब रईस तहरीर फ़ी जरीदा कराची पाकिस्तान जिंदाबाद।